अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। सेकंड चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया है विच इज़ ये 6 वाला पॉइंट, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज डाइवर्सिटी इफेक्टिवली। इसको आपने ख़ुद जो है वो रीड करना है। एक छोटा सा 1 पेज टॉपिक है, ये आपकी सेल्फ रीडिंग के लिए है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3, एटीट्यूड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। अब गर्ल्स देखें, एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेजर जॉब बिहेवियर्स को शो करती है। एक एम्प्लॉई का एटीट्यूड उसके जॉब बिहेवियर के बारे में बताता है कि वो उसका बिहेवियर जॉब पे किस तरह का होगा, आइदर ही इज़ सेटिस्फाइड विद हिज जॉब और नॉट। और बीइंग एन ओबी मैनेजर आपका काम ही यही है कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को एनालाइज करना, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। तो देखें, एटीट्यूड्स क्या होते हैं। एटीट्यूड्स आर द इवेलुएटिव स्टेटमेंट्स, मीन्स के कोई स्टेटमेंट देना, कोई नतीजा हासिल करना, आइदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये स्टेटमेंट फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है, लोगों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में या इवेंट्स के बारे में। यानी कि सपोज़ करें, जिस तरह मैं कहती हूँ कि आई लाइक माई कोलीग, मुझे अपनी कोलीग अच्छी लगती है, इट्स मीन ये मेरा एटीट्यूड है उस कोलीग के बारे में। या मैं कहती हूँ कि मुझे ये वाली चीज़ यूज़ करना नहीं पसंद, तो ये मेरा एटीट्यूड है उस चीज़ के बारे में, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में। तो रियल एटीट्यूड्स जो हैं वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम लोगों को कहेंगे कि आप अपना एटीट्यूड जो है वो बताएं, तो वो शायद ना बता सकें, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो वो पब्लिक डीलिंग्स में रवैया यूज़ करते हैं, जो स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, वो स्टेटमेंट्स उनके एटीट्यूड्स को डिपिक्ट करती हैं। अब देखें, एटीट्यूड्स के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट एक डिस्क्रिप्शन होती है या एक स्टेटमेंट होती है, जस्ट जिस तरह ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं अगर कहूँ कि जिस तरह यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है, माई पे इज़ लो, ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में मेरी कोई फीलिंग, कोई इमोशन शामिल नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट है, एक डिस्क्रिप्शन है। माई पे इज़ लो एक हकीकत है, एक रियलिटी है, ये मेरा एटीट्यूड है, कॉग्निटिव कंपोनेंट है मेरे एटीट्यूड का। लेकिन जब मैं इसमें अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को ऐड कर दूँ, कि मैं कहूँ कि माई पे इज़ लो, ठीक है, एंड आई डिसलाइक माई सुपरवाइज़र या आई डिसलाइक माई ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, मैंने एक कॉग्निटिव कंपोनेंट दिया, उसके साथ साथ मेरी फीलिंग्स और इमोशंस भी शामिल होंगी कि मैं डिसलाइक करती हूँ अपनी जॉब को या डिसलाइक करती हूँ अपने एम्प्लॉय को, तो ये इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है। नंबर 3 पे कि जब मेरा एटीट्यूड मुझे किसी वे में बिहेव करने की तरफ मजबूर कर दे, यानी कि मैं अपने एटीट्यूड की बेस पे कोई बिहेवियर जो है वो काम कर दूँ। बिहेवियर बेसिकली ये होता है कि आप जब कोई एक्शन परफॉर्म कर देते हैं, तो मैं अपने एटीट्यूड की बेस पे कोई एक्शन परफॉर्म कर देती हूँ, यानी कि मेरा एटीट्यूड मुझे मेरे बिहेवियर की तरफ लेकर चला जाता है। मैं कहती हूँ माई पे इज़ लो, आई डिसलाइक माई जॉब एंड आई वांट टू क्विट। अब देखें, माई पे इज़ लो ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है, आई डिसलाइक माई जॉब ये अफेक्टिव कंपोनेंट है, एंड आई एम गोइंग टू क्विट मैं एक एक्शन परफॉर्म करने जा रही हूँ, ये है बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है, एटीट्यूड का। तो एटीट्यूड के नॉर्मली इन 3 कंपोनेंट्स की मदद से ही किसी पर्सन के एटीट्यूड को जज किया जाता है और उसके एटीट्यूड और बिहेवियर के दरमियान रिलेशनशिप को चेक किया जाता है। एटीट्यूड के ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, और खासतौर पर कहा जाता है कि अफेक्टिव एंड बिहेवियरल कंपोनेंट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, कि आपके जिस तरह की इमोशंस एंड फीलिंग्स होंगी किसी चीज़ के बारे में, उसके मुताबिक आप एक्ट करेंगे, आप एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, ये एग्जिबिट आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले कॉग्निटिव कंपोनेंट है, माई सुपरवाइज़र गेव अ प्रमोशन टू कोवर्कर हु डिज़र्व्ड इट लेस देन मी, ठीक है, माई सुपरवाइज़र इज़ अनफेयर। आपने यहाँ तक बात की कि मेरे सुपरवाइज़र ने मेरी जगह एक दूसरे पर्सन को प्रमोशन दे दी, उसने ठीक नहीं किया। अब आपने सेकंड पे अफेक्टिव कंपोनेंट ऐड किया, आई डिसलाइक माई सुपरवाइज़र। आपने अपनी फीलिंग ऐड की इसके अंदर कि मेरा सुपरवाइज़र जो है मैं उसको नापसंद करती हूँ।
उसके बाद इस फीलिंग की बेस पे आपका बिहेवियरल कंपोनेंट आया है जिसमें आपने एक्शन परफॉर्म किया। आई एम लुकिंग फॉर अदर जॉब, आई हैव कंप्लेंट अबाउट माई सुपरवाइजर टू एनीवन हु वुड लिसन। कि आप दूसरों से शिकायत भी करेंगे, ये भी आपका एक्शन है, और आप एक नई जॉब भी ढूंढेंगे, ठीक है, ये भी आपका एक्शन है। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड है एम्प्लॉय की तरफ या सुपरवाइज़र की तरफ इस बिहेवियर में आपका, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स एक टॉपिक है, डज बिहेवियर ऑलवेज फॉलो फ्रॉम एटीट्यूड। क्या बिहेवियर जो है वो एटीट्यूड की वजह से होता है? जिस तरह आपने पीछे पढ़ा कि आपका एटीट्यूड में फीलिंग्स शामिल हो गई, ठीक है, इमोशंस शामिल हो गए, नतीजतन आपने बिहेवियर जो है वो फॉलो कर दिया। और अर्ली रिसर्च ने यही कहा था कि लोगों के एटीट्यूड जिस तरह के होते हैं वही डिटर्मिन करते हैं कि वो करेंगे क्या, वो किस तरह के एक्शन परफॉर्म करेंगे। मीन्स दैट एटीट्यूड डिटर्मिन बिहेवियर। देखिए ना, नॉर्मल सी बात है, हम वही टीवी चैनल देखना पसंद करते हैं, ठीक है, देखते हैं जो हम पसंद करते हैं, यानी कि हमारा एटीट्यूड है कि हम इस टीवी चैनल को पसंद करते हैं और हम फिर उसको देखते हैं, हम एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारा एटीट्यूड जो है वो प्रिडिक्ट करता है हमारे बिहेवियर को। इसके अलावा देखिए ना, हम वो टास्क करना पसंद टास्क परफॉर्म करते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगते हैं। हमारा एटीट्यूड है टास्क इंटरेस्टिंग लगना, और उसकी वजह से हम वो वाले टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अर्ली रिसर्चर्स ने यही कहा कि एटीट्यूड जिस तरह के लोगों के होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो काम करते हैं। लेकिन 1960 में इस अजम्पशन को चैलेंज किया गया और एक रिसर्चर था लियोन फिस्ट्रिंगर, उसने कहा कि एटीट्यूड्स फॉलो बिहेवियर, यानी कि उसने ये कहा कि आपका बिहेवियर जिस तरह का होता है एटीट्यूड उसको फॉलो करता है। यानी कि उसने इसका उल्ट जो है वो करार दे दिया कि एटीट्यूड्स बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं करते, बल्कि आप जो बिहेवियर आपका होता है, आप जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं उसके पीछे उसको जस्टिफाई करने के लिए आप अपने एटीट्यूड उसके मुताबिक बना लेते हैं। जिस तरह से उसने एग्जांपल दी कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम जो एक्शन परफॉर्म करते हैं हम हमेशा उस एक्शन की जस्टिफिकेशन देने के लिए अपनी स्टेटमेंट्स बदल लेते हैं, ठीक है, यानी कि हम अपने जो बिहेवियर हम शो करते हैं उस बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। जिस तरह से देखें, मैं हमेशा आपको कहूँ कि भाई मुझे तो खादी के कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद, क्या होते हैं, कोई स्टफ़ नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, मैंने तो कभी वो कपड़े नहीं ख़रीदे। ये मेरा बिहेवियर है जो मैं आपके सामने शो कर रही हूँ कि मैंने कभी खादी के ड्रेसेस नहीं ख़रीदे, ठीक है, मुझे वो नहीं पसंद, ठीक है। तो मैंने जो है ना आपको कहा कि मैं उसको नहीं ख़रीदती, मैंने आपको अपना एक्शन बताया, अपना बिहेवियर बताया। लेकिन फिर ऐसा हो कि आप में से कोई मुझे या फिर कोई मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे खादी का कोई आउटस्टैंडिंग सा आउटफिट गिफ्ट कर देती है, और मैं जब वो पहन के आती हूँ तो आप मुझसे पूछती हैं कि मैम आप तो कहती थी कि आप खादी के ड्रेसेस नहीं पहनती। तो मैं कहती हूँ नहीं खादी के ड्रेसेस इतने भी बुरे नहीं होते, इतना अच्छा ये स्टफ़ है, पहनने का भी बहुत मज़ा आया। तो अब देखिए, मैंने जो बिहेवियर था मेरा, मैंने उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी स्टेटमेंट ही बदल ली है, ठीक है। मेरा बिहेवियर ये था कि मैंने खादी के ड्रेसेस को यूज़ कर लिया और मैंने उसके लिए अपनी स्टेटमेंट, अपना एटीट्यूड बदल लिया कि नहीं भाई इतने भी बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं। तो लियोन फिस्ट्रिंगर ने कहा कि लोगों के बिहेवियर और एटीट्यूड के दरमियान एक डिफरेंस पाया जाता है जिससे कॉग्निटिव डिसोनेंस का नाम दिया। आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि फिस्ट्रिंगर ने ये कहा कि बेसिकली इंसान के इंडिविजुअल्स के बिहेवियर और उसके एटीट्यूड के दरमियान जो डिफरेंस होता है, गैर मुताबिकत होती है, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाती है। और इस तरह की इनकन्सिस्टेंसी अनकम्फर्टेबल होती है और एक इंसान हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि इसको कम से कम करे, यानी कि अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश करे, ठीक है, अपने एटीट्यूड को या तो चेंज करके या अपने बिहेवियर को चेंज कर लें, ठीक है। आप इस डिसोनेंस को दो तरीक़ों से काम कर सकते हैं, या तो आप अपने एटीट्यूड बदल लें, ठीक है, आप जो भी बिहेवियर शो कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका जो एटीट्यूड था आप उसे चेंज कर लें, या फिर आप अपना बिहेवियर बदल लें, बिहेवियर को एटीट्यूड के मुताबिक कर लें, ठीक है। जिस तरह से उन्होंने एग्जांपल यहाँ दी है कि टोबैको एक्जेक्टिव्स हैं, तम्बाकू कंपनी में काम करते हैं, सिगरेट बनाते हैं। अब देखिए, उन्हें पता है, उनका एटीट्यूड ये है कि उन्हें आइडिया है इस चीज़ का कि तम्बाकू नोशी जो है वो मदर सेहत है, कैंसर को प्रमोट करती है, लेकिन उनका बिहेवियर क्या है कि वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब उनकी कॉग्निटिव डिसोनेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसको रिड्यूस करने के लिए वो क्या क्या कुछ कर सकते हैं। पहली बात कि वो क्लियर जो है अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं कि भाई कोई रिलेशनशिप नहीं है तंबाकू के दरमियान एंड कैंसर के दरमियान। वो अपने आप को ब्रेन वॉश कर सकते हैं
बार बार ये बेनिफिट्स तंबाकू के जो है वो अपने जहन में ला गए कि भाई तंबाकू के तो ये फ़ायदे हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने बिहेवियर और अपने एटीट्यूड के दरमियान इनकम्पेटिबिलिटी को रिमूव करने की कोशिश की है। फिर नंबर सेकंड ये हो सकता है कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि सिगरेट्स ख़तरनाक हैं और ये जो है ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स यानी कि टीनेजर्स को हमें नहीं देने चाहिए, ये उनके लिए नुकसानदेह हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। अब यहाँ पर देखें उन्होंने अपने बिहेवियर को चेंज करना है कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो सिगरेट है वो कैंसर का सबब बनते हैं, इसलिए वो अपनी जॉब को क्विट करने का सोचें क्योंकि हमारी उनकी डिसोनेंस बहुत ज़्यादा है उनके एटीट्यूड एंड बिहेवियर के दरमियान। तो देखें कि इस सिचुएशन में जहाँ पे जॉब को क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं वो अपना बिहेवियर बदल रहे हैं एटीट्यूड के साथ उसके मुताबिकत करने के लिए। तो पहली सिचुएशन में वो क्या कर रहे थे, पहली सिचुएशन में वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे थे अपने एटीट्यूड को बदल के, दूसरी सिचुएशन में वो अपने बिहेवियर को बदल के अपने एटीट्यूड को जस्टिफाई कर रहे थे। तो आप कॉग्निटिव डिसोनेंस को ख़त्म कर सकते हैं या तो आप अपना एटीट्यूड बदल लें या आप अपना बिहेवियर बदल लें, ठीक है। तो फिर स्ट्रिंगर ने ये प्रपोज किया that the desire to reduce dissonance depends upon moderating factor। आप इस डिसोनेंस को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर कि आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ और कितना आपका कंट्रोल है इस डिसोनेंस को रिमूव करने पे, ठीक है। अगर आपके लिए एटीट्यूड एंड बिहेवियर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होगा तो आप इस डिसोनेंस को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। एंड नंबर सेकंड कि आपका कंट्रोल कितना है, कुछ फिर अगर आपका कंट्रोल ही नहीं उसे रिड्यूस करने के लिए तो जाहिर सी बात है फिर आप जो है उस डिसोनेंस को रिमूव नहीं कर सकते। और नंबर थर्ड इज़ द रिवॉर्ड ऑफ डिसोनेंस। अगर इस डिसोनेंस हाई डिसोनेंस के साथ ज़्यादा रिवॉर्ड होगा तो जाहिर सी बात है फिर आप जो है हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आप जस्टिफाई करने की कोशिश करें अपने एटीट्यूड एंड बिहेवियर को। तो ये कुछ मॉडरेटिंग वेरिएबल्स हैं जो कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर के रिलेशनशिप्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉरेस्पॉन्डेंस टू द बिहेवियर, बिहेवियर के साथ इसकी कितनी मुताबिकत है, इट्स एक्सेसिबिलिटी, ये कितना एक्सेसिबल है, द प्रेशर ऑफ सोशल प्रेशर्स, द प्रेजेंस ऑफ सोशल प्रेशर्स, आप पे समाजी दबाव कितना है और आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है एटीट्यूड के साथ या नहीं। देखिए पहला इसमें आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड्स आपके वैल्यूज़ को शो करते हैं, आपके सेल्फ इंटरेस्ट को शो करते हैं, ठीक है। ये ऐसे एटीट्यूड्स आपके बिहेवियर के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखते हैं क्योंकि अगर जो एटीट्यूड आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा आपकी वैल्यूज़ को शो करेगा, आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक एटीट्यूड्स जो हैं उससे स्पेसिफिक बिहेवियर आप शो करते हैं, जनरल एटीट्यूड्स आप जनरल बिहेवियर शो करते हैं। मसलन देखें कि अगर मैं किसी से पूछूं कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कितना अर्सा काम करेंगे तो ये उसकी टर्नओवर को ज़्यादा बेटर प्रिडिक्ट कर सकता है। मैंने उससे उसके स्पेशल एटीट्यूड के बारे में पूछा, इससे मुझे उसके स्पेशल बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर मैं उससे जनरली पूछूं कि तुम अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो तो ये जनरल एटीट्यूड है और मुझे इससे जनरली ही जवाब मिलेगा कि हाँ बस ये मसले हैं, यानी कि मैं एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकती। तो अगर एटीट्यूड स्पेसिफिक हो, अगर आप किसी पर्सन से स्पेसिफिक एटीट्यूड पूछेंगे तो उसका स्पेसिफिक बिहेवियर आपके सामने आएगा, लेकिन अगर आप उससे इसके जनरल एटीट्यूड के बारे में पूछेंगे तो आपके सामने जनरल जो है वो बिहेवियर आएगा। उसके बाद देखें वो एटीट्यूड जो कि हमारी मेमोरीज़ में ज़्यादा स्टोर होते हैं वो हमारे बिहेवियर को ज़्यादा प्रिडिक्ट करते हैं क्योंकि देखें ना ज़्यादातर वो एटीट्यूड जो हम बार बार रिपीट करते हैं, जो हमारे लिए एक्सेसिबल होते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। तो वो एटीट्यूड जो कि एक्सेसिबल होते हैं वो हमारे बिहेवियर को ज़्यादा प्रिडिक्ट करते हैं। और इसके अलावा देखिए कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर में जो डिफरेंस आता है वो सोशल प्रेशर की वजह से आता है। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि मैं खाड़ी के क्लोथ्स नहीं पहनती, लेकिन अगर एक दिन मैंने पहन लिए तो आपने मुझे साथ ही पूछना शुरू कर दिया कि मैम आप तो कहती थी। अब ये सोशल प्रेशर है जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी स्टेटमेंट बदल लूँ। तो एटीट्यूड एंड बिहेवियर में जो डिफरेंस है वो सोशल प्रेशर की वजह से भी आता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वन इज़ एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है अगर हमारा एटीट्यूड किसी ऐसी चीज़ के बारे में है जिससे हमने डायरेक्ट एक्सपीरियंस किया है। मसलन अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को पूछूं कि आप बताएं ऑर्गेनाइजेशन में काम करना कैसे है या किसी अथॉरिटी वाले सुपरवाइज़र के साथ काम करना कैसा है, अब मैंने उनसे उनके एटीट्यूड के बारे में पूछा है, ये वो जवाब तो मुझे देंगे कि भाई बुरा है वो, लेकिन उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है सुपरवाइज़र के साथ काम करने का, इसलिए उनका एटीट्यूड उस बिहेवियर को
डायरेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उनका डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एम्प्लॉय से पूछूंगी कि एक अथॉरिटेटिव सुपरवाइज़र के साथ काम करना कैसा है, तो उसका एटीट्यूड उसके बिहेवियर को डिपिक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने एम्प्लॉयर के साथ।